हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पैन एग्जाम एजुकेशनल चैनल पर। आज हम लोग पैन एग्जाम में एसएससी जीडी के बारे में बात करेंगे। जो एसएससी जीडी प्रहार बैच के नाम से जीएस का ये बूस्टर डोज आपके लिए है, क्योंकि आगामी अभी आपके पास करीब करीब 1 महीने का वक्त बच रहा है, जहां पर आपको एग्जाम स्टार्ट होने में अभी समय है। तो इस 1 महीने हमारी कोशिश है कि आपको जीएस की बहुत शानदार प्रैक्टिस करा दी जाए, और केवल जीएस ही नहीं बल्कि जितने भी सब्जेक्ट एसएससी जीडी में आपको पूछे आने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रैक्टिस हमारे और भी जो हमारे कलीग्स हैं, हमारे जो फैकल्टी हैं, उनके साथ साथ ये चीज़ें आपको करवाई जाएगी। तो सबसे पहले जितने नए बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं, या फिर आगे हर बच्चे जो एसएससी जीडी का फॉर्म भर चुके हैं, अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, इस चैनल से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और नाम याद रखिएगा, पैन एग्जाम एजुकेशन चैनल। इस पर कंप्लीट आपको पूरे के पूरे तैयारी के दरमियान हमारा साथ रहेगा, और इस पर पूरे इस चैनल पर कंप्लीट फ्री कंटेंट मिलेगा आपको। कहीं कोई पेड कोर्स पढ़ने या लेने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये तैयारी आपको बहुत ही सुविधा और आसानी से ये चीज़ मिले, इसीलिए हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। चलिए, एसएससी जीडी प्रहार बैच के अंतर्गत जो जीके जीएस का बूस्टर डोज है, हम लोग आज के इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। साथ ही साथ इसमें कुछ मैंने शामिल किया है करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज और जनरल साइंस के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देर के। सबसे पहले जो नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अधिक से अधिक से शेयर करिएगा, ताकि इसका लाभ और बच्चों को मिल सके। 1 करोड़ बच्चे भारत के जो हैं वो एसएससी जीडी का फॉर्म भरे हैं, तो भाई उसका कम से कम अगर 2% बच्चा भी हमारे इस चैनल का लाभ उठा ले, तो मैं मानूंगा कि हमारा मेहनत सफल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के इस सेशन में। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर करिए आप लोग। क्वेश्चन लिखा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो आप जानते हैं 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस, ठीक है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ऐसे कौन से मोबाइल ऐप का लॉन्च किया 5 सितंबर 2020 को। आपके पास ऑप्शन यही है, डुओलिंगो, इंग्लिश प्रो, हेलो टॉक, या फिर बिलुंग बिलिंगो ऐप, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो निःशुल्क मोबाइल ऐप के बारे में बात किया है, उसका सही आंसर है इंग्लिश प्रो। क्या इसका नाम है? इंग्लिश प्रो, ठीक है ना। तो ये इंग्लिश प्रो जो आपको हेल्प करेगा, जो आपको असिस्ट करेगा इंग्लिश में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो गया आपका इंग्लिश प्रो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगला सवाल है आपका अल्फा कण। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, अल्फा कण के द्विआवेशित डबली चार्ज्ड आयन होते हैं। कितने होते हैं बताइए। जैसे अगर सबके एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, और बेरिलियम का 4 होता है। तो ये सबका हो गया परमाणु संख्या। ये क्या हो गया आपका, सबका हो गया परमाणु संख्या यहाँ पे क्रमशः, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा कण के बारे में बात की है। अल्फा कण जो होते हैं ये डबली चार्ज आयन होते हैं। किसके होते हैं? तो आप सब जानते हैं। बताइए फटाफट आंसर, जल्दी से सब लोग आंसर करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? चलिए कुछ लोगों का तो सही आंसर आ रहा है भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग? हीलियम बोलेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। अगला सवाल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में छपा हुआ भी रह सकता है आप लोगों को, ठीक है। हालांकि डेटा पुराना है, बट फिर भी याद रखिएगा। 2011-12 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा, है ना, प्रति माह तय की गई थी। कितना तय किया गया था? देखिए ध्यान से, 2011-12 में, 2011-12 डेट याद रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ये 1 दशक पहले का सवाल बनाया है ये, ठीक है। तो उस समय के हिसाब से कितना अमाउंट इसके लिए फिक्स किया गया था, आपको जवाब देना है, बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट इसका सही आंसर। चलिए, हाँ सही आंसर उस समय, अगर उस समय के डेटा के हिसाब से देखें, है ना, तो उस समय तय किया गया था गरीब रेखा के लिए 816 रुपए। कितना किया गया था? 816। तो ये डेटा आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये डेटा आपको याद रखना है। बताइए अगले क्वेश्चन का सही आंसर करिए आप लोग। अगला सवाल जो दिया गया है, भारतीय संविधान, क्या लिखा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या लिखा है मीनिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संवर्धन से संबंधित है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि हमारे पास जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक ये बात करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या बात करता है ये? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी। क्या बोलते हैं आप लोग? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है।
तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करता है ये आर्टिकल 36 से 51, यानी अनुच्छेद 36 से 51। तो इसी के अंतर्गत एक आर्टिकल है अनुच्छेद 43। इसमें यह चर्चा किया जाता है कि जो भी श्रमिक हैं, जो भी वर्कर से काम करने वाले, उन्हें वेतन यानी उन्हें मजदूरी जो है उन्हें देने की बात इसमें की गई है। तो इसी के तहत जो आर्टिकल ए है, मतलब 43 का जो ए है, उसमें बात किया जाता है वर्कर मैनेजमेंट के बारे में, और आर्टिकल 43 का जो बी है ये बात करता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी समितियों के बारे में। तो सही आपका आंसर होगा आर्टिकल 43 के बी, ठीक है ना। तो ये चीज सबसे महत्वपूर्ण था, ध्यान रखिएगा। 36 से 51 बच्चों बात करता है यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। चलिए, नवंबर 2020 में दिवंगत फकीर चंद कोहली को डैश के रूप में जाना जाता था। नवंबर 2020 में इनका देहांत हो गया है ना। फकीर चंद कोहली को किस नाम से जानते थे हम लोग, बताइए। फकीर चंद कोहली, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? चलिए बिल्कुल सही है, भारतीय सॉफ्टवेयर आईटी है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जगत में इन्हें जनक कहा जाता है। किसको? फकीर चंद कोहली को, जिनका देहांत 2020 नवंबर में हो गया था, ठीक है ना। तो इसका सही आपका जो आंसर हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। चलिए बढ़िए अगले सवाल की ओर। अगले सवाल का सही आंसर करिए। आपको यहाँ पर क्या करना है, इस सेशन में, इस क्लास में केवल आपको क्वेश्चन के प्रैक्टिस करते चलना है मेरे साथ, ताकि आपका अधिक वक्त ना ले हम, और कम से कम टाइम में आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो केवल ये रिवीजन सीरीज है, आपको फटाफट आंसर करना है। राजा टोडरमल, आप सबसे पहले तो आपके दिमाग में आ गया होगा, टोडरमल नाम सुनते ही टोडरमल नाम सुनते ही आपके माइंड में एक चीज आ गया होगा, फिक्स हो गया होगा, ठीक है ना। क्या लिखा है? मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। राजस्व मंत्री, वित्त मंत्री आप कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो सही इसका आंसर क्या होगा बताइए। सवाल नंबर 6 का सही आंसर, टोडरमल के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? चलिए, कुछ बच्चों का तो आंसर बिल्कुल सही है भाई, सही है। इसका आंसर करेंगे अकबर। क्या करेंगे? अकबर, ठीक है ना, है ना। अकबर का जो कार्यकाल है आप जानते हैं, बहुत कम अवस्था में, बहुत कम उम्र में इन्होंने गद्दी संभाल ली थी, और काफी लंबे समय तक इन्होंने शासन भी किया था यहाँ पर। और अकबर का ही पुत्र है जहांगीर, है ना, जहांगीर का बेटा शाहजहां, और अकबर जो है वो हुमायूं का पुत्र है, ठीक है। तो अगर हायरार्की की बात करें आप लोग, तो पहले बाबर, फिर हुमायूं, ठीक है, फिर उसके बाद अकबर, अकबर के बाद आपका जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, ठीक है। तो ये एक पूरा क्रम आपको याद रखना है ना, ये पूरा क्रम याद रखना है। कभी हम लोग जब आगे इतिहास की चर्चा करेंगे तो इसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा करेंगे, यही आपका क्रम है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अभी अगले सवाल में क्या है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर। मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो आप जानते हैं पानीपत जो है ना, इसमें 3 सबसे महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में बात की जाती है। पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, और पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ना, प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, और पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है। आप लोगों को मालूम होगा इसका डेट, बताइए। तो प्रथम युद्ध हुआ था आपको कौन सा? 1526 में, द्वितीय हुआ था 1556 में, और तीसरा हुआ था 1761 में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, 1526, 1556 और 1761, ठीक है। तो सही आंसर कर लेंगे आप लोग 1761, ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, बताइए इसका सही आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, परिपथ को इंग्लिश में सर्किट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई सारे शब्दों का इंग्लिश आना जरूरी है, नहीं तो आपको मालूम चलेगा। जैसे यही दिया है कि संधारित्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर, है ना, कैपेसिटर। कुछ शब्दों का इंग्लिश आना जरूरी है भाई। प्रतिरोध को बोलते हैं रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर जानते हैं आप लोग, स्विच तो स्विच होता ही है, ठीक है। तो वही कह निम्नलिखित कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने के लिए, इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? बताइए, आपका ऑप्शन ये है, इसका सही आंसर किया जाए। सवाल नंबर 8 का सही आंसर किया जाए, बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, किसी भी चीज में जब आप विद्युत इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या करते हैं, वियोजित, वियोजित का मतलब होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी जहां पे पास नहीं करता है, तो पास नहीं करने के लिए क्या यूज करते हैं भाई, तो स्विच का यूज करते हैं।
स्विच को ऑन करिएगा तो पास करेगा, ऑफ करिएगा तो पास नहीं करेगा। बहुत आसान सवाल है। केवल सवाल अगर ध्यान से आप पढ़ लेना तो कभी भी आपको सवाल करने में दिक्कत नहीं होगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास, ठीक है ना, यानी नेवल एक्सरसाइज को बोलते हैं इंग्लिश में, क्या मीनिंग बोलते हैं, नेवल एक्सरसाइज। दो या उससे अधिक देशों के बीच में जो सैनिक अभ्यास होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, युद्धाभ्यास, या फिर इस तरीके से शब्द यूज करते हैं हम लोग। चलिए इसका सही आंसर किया जाए, बताइए। तो कौन कौन से देश है जहां पर मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 संपादित किया गया था, या कौन कौन इसमें देश भाग लिए थे? तो आप जानते हैं इसमें भारत तो था ही, ऑस्ट्रेलिया था, जापान था और अमेरिका था। ठीक है, तो सही आंसर कर लेंगे 1 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, बताइए इसका सही आंसर। पानी के एक अणु में, पानी समझते ही आपके मन में आ गया होगा, H2O, वाटर, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का कितना अनुपात होता है? अरे भाई ये भी क्वेश्चन कुछ है क्या? H2O हाइड्रोजन, देखिए D2O जो होता है ना, D2O ये होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको आप बोलते हैं हैवी वाटर, यानी भारी जल बोलते हैं। ठीक है, क्या मीनिंग बोलते हैं उसको, भारी जल। तो ये जो यहाँ लिखा है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग यहाँ पूछ रहा है कि उसका जो द्रव्यमान है यानी मास, उसका रेशियो क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का ले लीजिए आप वहां पर। ठीक है ना, तो सही आंसर इसका कर लेंगे 1:8। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वीटी कल्चर किसको बोलते हैं भाई? वीटी कल्चर, ये तो आप जानते हैं, इंग्लिश में पढ़ना होता है। वीटी कल्चर किसे बोलते हैं आप लोग? वीटी कल्चर, जल्दी आंसर करिए आप लोग, वीटी कल्चर। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही, कुछ लोगों का सही आंसर आ गया इसमें। देखिए पीसी कल्चर जो होता है वो होता है मछली के लिए, है ना, और वीटी कल्चर होता है अंगूर की खेती के लिए। क्या इसको किसको बोलते हैं हम लोग? वीटी कल्चर होता है अंगूर की खेती करने के लिए, वीटी कल्चर। ठीक है, चलिए तो सब ऑनलाइन क्वेश्चन है, आसान आसान क्वेश्चन सब है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, कौन कौन, बताइए इसमें से। तीरंदाजी, सौम्यजीत घोष, मनिका बत्रा, नीरज चोपड़ा, दीपिका कुमारी। 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? दीपिका पल्लिकल अलग नाम है, यहाँ दीपिका कुमारी दिया है, तो सही आंसर कर लेंगे। नीरज चोपड़ा जानते हैं, है ना, गोल्डन बॉय के नाम से जो ओलंपिक में गोल्ड इन्होंने जीता था। ठीक है ना, और ये क्या है भाई, जैवलिन थ्रो, जिसको आप भाला फेंक बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सही आंसर तो इसका हो गया दीपिका कुमारी। अगला सवाल है आपका, संवाद कौमुदी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये है। संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? ठीक है, मतलब स्थापना किसने किया, मतलब लेखक इसे कौन है, किसने इन्होंने लिखा था संवाद कौमुदी, बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। तो सही आंसर इसका आंसर हो जाएगा संवाद कौमुदी का राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय कर लेंगे इसका आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, केवल आप आंसर करते चलिए, क्योंकि आपको कम से कम टाइम में इसका बेस्ट रिवीजन करना है आप लोगों को। नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई, ठीक है ना, ने 2023 के लिए भारतीय टीम का किट प्रायोजक घोषित किया है। प्रायोजक मतलब होता है स्पॉन्सर, तो बताइए कौन इसका स्पॉन्सर है? ओप्पो, एमपीएल स्पोर्ट्स, बायजूस या नाइकी। तो नवंबर 2020 में बीसीसीआई ने 2023 तक के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का जो स्पॉन्सर है, किसे घोषित किया निम्नलिखित में से? तो आपको सही आंसर करना है। जो लोग मैच प्रेमी बच्चे हैं वो जानते होंगे कि आखिर भारतीय टीम के जो प्लेयर हैं वो जब टी शर्ट पहनते हैं तो उसका स्पॉन्सर का नाम उस पर लिखा रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को दिमाग में आ गया होगा, सही इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, चलिए बिल्कुल सही है, एमपीएल स्पोर्ट्स। ठीक है, एमपीएल स्पोर्ट्स, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल का सही आंसर किया जाए आपके द्वारा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2, यानी कि जैसे आजकल जब नए नए मिशन लॉन्च होते हैं तो हम लोग उसको 2.0 नाम देते हैं, वही दिया है। स्वच्छ भारत अभियान का जो है मिशन चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 21-22, 20-21, 18-19 या 19-20। ऑप्शन भी आपको इतना क्लोज मिलेगा जहां पर आपको आंसर करना थोड़ा टफ होगा। तो आप जानते हैं इसकी जो मिशन की सेकंड शुरुआत है ये 2020-21 में हुई थी, पहला हुआ था इसके ठीक 5 साल पहले। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, अगला सवाल बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। टीम केरल ब्लास्टर्स किस खेल से संबंधित है? ब्लास्टर्स, ब्लास्टर्स बताइए। कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल। कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, बताइए फटाफट आंसर। तो हमारे यहाँ जानते हैं 2 चीजें अभी चल रहा है, एक तो चल आईपीएल भाई क्रिकेट संबंधित, और एक कुछ नए नए टीम बन रहे हैं यहाँ पर, जिसका संबंध किससे है? तो केरला ब्लास्टर्स संबंध है आपका फुटबॉल से, किससे है? फुटबॉल से है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका फुटबॉल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के
69 वर्ष पूरे करिए, इसमें 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितनी बार संशोधन किए जा चुके हैं। यानी कि 26 जनवरी 2019 को जो है 69 वर्ष पूरा हो गया था, तो यही कह रहा है 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ये कितनी बार संशोधन इसमें किए जा चुके हैं, आपको इसका सही आंसर करना है। यानी कि 2019 तक में कितनी बार हमारे आपके संविधान में अमेंडमेंट यानी संशोधन किए गए, इसका सही आंसर करना है आपको। जवाब दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 17 का सही आंसर किया जाए फटाफट। देखिए, तो आप जानते हैं इसी से ठीक पहले जो आया था अमेंडमेंट, जिसमें से बात किया गया था किसके बारे में, 10% रिजर्वेशन के बारे में, ठीक है ना। तो यही आपका उसमें लास्ट था, उसमें सही आंसर होगा 103। यानी 103 बार अमेंडमेंट इसमें किया जा चुके हैं उस समय तक, ठीक है। अब तो काफी ज्यादा हो गया करेंटली। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सरयू नदी किसकी सहायक नदी है भाई? तो सरयू जो है सहायक नदी है शारदा की। किसकी है? शारदा की। पिंडार या पिंडर नदी जो हम लोग बोलते हैं, ये आप जानते हैं कर्णप्रयाग और कर्णप्रयाग की एक सहायक नदी कह सकते हैं आप लोग, जो अल्टीमेटली अलकनंदा में जाके मिल जाती है। ये किसे मिलती है? अलकनंदा में, ठीक है। और भागीरथी जानते हैं गंगा की सहायक नदी है। टोंस जो है वो यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है टोंस, ठीक है ना। यहाँ सही आपका आंसर होगा शारदा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य बैम्बू डांस फॉर्म है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ स्टार लगा लीजिए आप लोग। बैम्बू डांस फॉर्म, ठीक है। इसका सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, बैम्बू डांस फॉर्म में चिराव इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या इसका सही आंसर होगा? चिराव, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस तरह के जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, जो क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है कि अजीबोगरीब है, आप दिमाग में एक बार फिक्स कर लीजिए, याद कर लीजिए इसको। सवाल जैसे है वैसे ही रहेगा, ना बदला था ना बदलेगा, एग्जाम में छपेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है आपके स्क्रीन पे देखिए। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। करिए इसका सही आंसर। कारगिरी कला इलेक्ट्रिक आर्ट के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 12वीं शताब्दी में चालुक्य वंश, है ना, के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण है। कोणार्क, पदरकल, भीमबेटका और कोची। तो आपको नाम से लग रहा है कोणार्क तो आपका हो गया सूर्य मंदिर उड़ीसा, है ना। भीमबेटका होगा नहीं, कोची इधर होगा नहीं, सही आंसर इसका होगा पदरकल, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कारगिरी कला के बारे में। इक्लेक्टिक आर्ट के उच्च स्तर दर्शाता है पदरकल, तो इसका सही आंसर होगा आपका 2 नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और ये है आपका आखिरी सवाल। चलिए यही था आपका आखिरी सवाल, है ना। तो इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन पूरे कर लिए, और उम्मीद है कि चीजें आपको काफी बेहतर लगी होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये एसएससी जीडी का प्रहार बैच के तहत आपको ये बूस्टर डोज मिलते रहेगा जीएस का, और मेरे साथ साथ आपको हर दिन प्रैक्टिस करना है, और साथ ही साथ अलग विषयों की प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही हम लोग। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक भी करिए, शेयर करिए, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। और सबसे बड़ी बात मैं फिर कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष के करीब 1 करोड़ बच्चे जीडी के फॉर्म भरे हैं, जिसकी तैयारी करने के लिए आपका पैन एग्जाम हमेशा तत्परता के साथ लगा हुआ है। और अगले 1 महीनों में मेरी कोशिश है कि आपको पूरा का पूरा कंटेंट यूट्यूब पर फ्री मिल जाए। इसीलिए कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या पेड कोर्स पढ़ रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। आप मेरे साथ जुड़िए और कंप्लीट फ्री कोर्सेज का लाभ उठाइए। उम्मीद है कि जीएस एग्जाम में, यानी आपके एग्जाम में, बड़ी भूमिका हमारे पैन एग्जाम द्वारा निभाई जाएगी। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, धन्यवाद।